नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जयसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th रिलेशंस एंड फंक्शंस। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 11 कर लिया था एक्सरसाइज 1.1 की। अब हम उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। सो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 12, show that the relation are defined in the set A defined in the set A of all triangles as A is a set of all triangles। चाहे कुछ भी हो, चाहे स्केलीन हो, आइसोसलीस हो, इक्विलेटरल हो या किसी भी तरीके का हो, राइट एंगल्ड हो, कुछ भी हो, A is a set of all triangles as। और रिलेशन क्या है? रिलेशन इज ए सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर T1 T2 such that T1 is similar to T2। ये दिया गया है। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसको इक्विवेलेंस रिलेशन हमें प्रूव करना है। कंसीडर 3 राइट एंगल्स right angle triangles T1 with sides 3 4 5 T2 with side 5 12 13 T3 with side and T3 with sides 6 8 10। Which triangles among T1 T2 and T3 are related? Which triangles among T1 T2 and T3 are related? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें T इज ए सेट ऑफ ट्रायंगल और R एक रिलेशन दिया गया है कि T1 इज सिमिलर टू T2। तो इसका सलूशन देखते हैं। नाउ T1 comma T1 belongs to R as T1 is similar to T1 for every T1 belongs to T। हर एक ट्रायंगल जो कि T को या सेट ऑफ ट्रायंगल को बिलोंग करता है तो उसके लिए ये बात सत्य है, क्योंकि कोई भी त्रिभुज अपने के सिमिलर तो होगा ही। सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट इज let T1 T2 belongs to R for T1 T2 belongs to T। This implies that T1 is similar to T2। This further implies T2 is similar to T1 and this implies that T1 belongs to R। इससे ये इम्प्लाई हो जाता है कि T2 T1 भी R का सदस्य हुआ, T1 T2 के सदस्य होने से ये भी हो गया। सो
R is symmetric, रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। इसकी ट्रांजिटिविटी भी देखते हैं। लेट T1 T2 and T2 T3 belongs to R, where T1 T2 T3 belongs to T, ऐसा है। So this implies T1 is similar to T2 and T2 is similar to T3। तो पहला ट्रायंगल दूसरे के सिमिलर, लेकिन दूसरा तीसरे के सिमिलर, तो पहला भी तीसरे के सिमिलर हुआ, क्योंकि उन सभी ट्रायंगल्स की साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, तो प्रोपोर्शनल भी होंगी और एंगल सेम होंगे, तो इसलिए ये सिमिलर हुए। वैसे भी ट्रिपल सिमिलरिटी होती है, तीनों एंगल सेम हुआ तो इनके इनके एंगल सेम है, इनके इनका एंगल सेम है, तो इसका इसके साथ हुआ। सो दिस फर्दर इम्प्लाइज दैट T1 is similar to T3 and this further implies that T1 T3 belongs to R. So relation is transitive, relation transitive हो गया। as relation is reflexive, symmetric and transitive, as relation is reflexive, symmetric and transitive, सब है, ये तीनों ही है। सो जब ये तीनों हो गया, सो रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, सो रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इसलिए ये संबंध समतुल्य संबंध हुआ। बाकी बात कही गई है कि अब 3 अलग अलग ट्रायंगल्स दिए गए हैं, 3 4 5, तो T1 साइड्स, T1 की साइड्स क्या हैं, तो साइड्स ऑफ T1 आर 3 4 5, 3 4 5 है। इट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट, सो इट इज राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और 5 12 13 sides of T2 are 5 12 13, sides of T3 are 6 8 10, इस तरीके से दिया है। तीनों ही राइट एंगल ट्रायंगल हैं, लेकिन सभी राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर नहीं होते, क्योंकि उनकी तीनों साइड्स का इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, तो हमें साइड्स को प्रोपोर्शनल देखना पड़ेगा, एंगल वाइज तो नहीं देख सकते। तो हम ये देखेंगे क्या इनकी साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, अगर ऐसा पाया जाएगा तो वो आपस में रिलेट किए जा सकते हैं। नाउ तो 3/5 और 4/12 और 5/13, तो अगर हम देखें जो साइड्स के बारे में देखें कि इन T1 एंड T2 3/5 और 4/12 और 5/13, तो वो चीज़ें इक्वल नहीं हैं, as their sides are not proportional, their sides are not proportional, so T1 is not related to T2। दिस इम्प्लाइज T1 T2, जब इनको हम रिलेट ही नहीं कर पाए, रिलेटेड का मतलब सिमिलर ही नहीं हुआ, नॉट रिलेटेड, और नहीं तो आप सिमिलर लिख लो, नॉट सिमिलर।
So T1 T2 does not belongs to R. वहीं T2 T3 का देखो, सो यहाँ पर हमने देखा इन T2 एंड T3, तो T2 एंड T3 में देखोगे तो 5/6 इज इक्वल्स टू 12/8 इज इक्वल्स टू 13/10। ये भी सही नहीं है, इसमें इनकी साइड्स प्रोपोर्शनल नहीं है। सो T2 इज नॉट सिमिलर टू T3, T2 सिमिलर नहीं है T3 के। सो T2 T3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, इसलिए ये भी नहीं हो सकते। अब इन T1 एंड T3 देखिए, तो 3/6 इज इक्वल्स टू 4/8 इज इक्वल्स टू 5/10। तो यहाँ 1/2 1/2 आ रहा है, दैट इज इक्वल्स टू 1/2। एज साइड्स आर प्रोपोर्शनल, सो T1 इज सिमिलर टू T3। एज साइड्स आर proportional, so T1 is similar to T3. So T1 T3 belongs to R। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि किसको किससे रिलेट किया जा सकता है। सो T1 कैन बी रिलेटेड टू T3। सो T1 कैन बी रिलेटेड टू T3। रिलेटेड कह रहा है तो रिलेटेड तो वही है, जो R का सदस्य हुआ वही रिलेटेड होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि so that the relation R defined, so that the relation R defined in set A of all polygons as R is equals to P1 P2, R is a set of all ordered pair P1 P2 such that P1 and P2 have same number of sides, such that P1 and P2 have same number of sides, ऐसा बताया गया है। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये हमको प्रूव करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अच्छा, इसमें कोई दो पॉलीगन्स आ सकते हैं। इसमें क्या है कि रोम्बस पैरेललोग्राम से भी रिलेट किया जा सकता है, या काइट को पैरेललोग्राम से कर सकते हैं, या रेक्टेंगल को स्क्वायर से कर सकते हैं। बस नंबर ऑफ साइड सेम होनी चाहिए। इसी तरीके से स्केलिन ट्रायंगल को आप इक्विलेटरल से कर सकते हो। ट्रायंगल होना चाहिए, उसमें नंबर ऑफ साइड सेम होनी चाहिए तो रिलेट किया जा सकता है। सर्कल को सर्कल से कर सकते हो, क्योंकि सर्कल दोनों में इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स होती हैं। तो पॉलीगन है, सर्कल भी एक पॉलीगन है, तो हम सभी पॉलीगन्स को एक दूसरे के साथ रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि उनमें सिर्फ साइड सेम होंगी तो वो उसमें आ जाएंगे। इसको प्रूव करना है कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। फर्दर कहा गया है कि what is the set of all elements in A, what is the set of all elements in A related to the right angled triangle, related to the right angled triangle, right angle triangle T with sides 3 4 5, with side
जिसकी साइड्स 3, 4, 5 हो, तो उसको किससे रिलेट कर सकते हो? सभी ट्रायंगल से, क्योंकि बस हमें क्या लेने देना उसकी क्या साइड्स है। या तो कह रहा है वो सभी पॉलीगन रिलेट किए जा सकते हैं जिसमें नंबर ऑफ साइड्स इक्वल हो, तो इस ट्रायंगल टी को आप किससे रिलेट करोगे? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, क्योंकि उन सभी में 3 साइड्स ही होती हैं। तो हम सबसे पहले इसको प्रूव करेंगे, इज इट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो जरा देखें तो, नाउ सॉल्यूशन देखिए। तो P1 belongs to R for every P1 belongs to A, जहाँ P1 किसी A कोई पॉलीगन का सदस्य है। तो जरा देखो, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? एस P1 and P1 have same number of sides, कोई पॉलीगन और वही पॉलीगन, उन दोनों में सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगी। सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, इसलिए ये रिलेशन क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। अब जरा देखें, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक हो सकता है? आपको क्या लगता है? तो लेट P1 P2 belongs to R, जहाँ पर P1 P2 belongs to A, सो इससे इम्प्लाई होता है कि P1 and P2 have same number of sides, have same number of sides। इससे क्या इम्प्लाई होता है कि P2 and P1 have same number of sides। इससे इम्प्लाई होता है कि P2 P1 ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू आर, बस सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं। जब P1 P2 में सेम है तो P2 P1 में भी सेम होंगी। सो रिलेशन इज सिमेट्रिक, इसलिए ये रिलेशन सिमेट्रिक हुआ। अब हम देखते हैं कि इसकी ट्रांजिटिविटी चेक करें कि क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो सकता है। Now let us go for transitivity. So let P1 P2 and P2 P3 belongs to R. P1 P2 and P2 P3 belongs to R, where P1 P2 P3 belongs to पॉलीगन यानी सेट के सदस्य हैं। सो इससे इम्प्लाई होता है कि P1 and P2 have सेम नंबर ऑफ साइड्स, और साथ में ये भी इम्प्लाई होता है एज वेल P2 and P3 have सेम नंबर ऑफ साइड्स, उनमें भी सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगी। तो P1 P2 में सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, P2 P3 में सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं। तो इससे क्या इम्प्लाई होता है? इससे इम्प्लाई होता है कि P1 and P3 विल हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, उनमें भी सेम नंबर ऑफ साइड्स हो गए। फिर इससे इम्प्लाई होता है कि P1 P3 belongs to R, so relation is transitive। तो रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया। नाउ अब रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया, वो क्वेश्चन में पूछ रहा है
कि ट्रायंगल विद साइड 3, 4, 5, तो जब रिलेशन सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव सब कुछ हो चुका है, नाउ इट इज टाइम टू डिक्लेयर दैट इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन एज relation is symmetric, reflexive and transitive. रिफ्लेक्सिव पहले लिखना चाहिए. Hence relation is equivalence relation. इसलिए ये समतुल्य संबंध हुआ. अब जरा देखें ट्रायंगल टी. एक और चीज पूछी गई है फर्दर. ट्रायंगल टी विथ साइड्स 3, 4 and 5 can be related to any triangle. As all triangles have same number of sides, सभी ट्रायंगल में सेम नंबर ऑफ साइड्स होती हैं, दैट इज इक्वल टू 3. तो इसलिए हर ट्रायंगल को हर एक से रिलेट किया जा सकता है. हमारा क्राइटेरिया सिर्फ नंबर ऑफ साइड्स का है. तो ये जो गिवन ट्रायंगल है इसे किसी भी ट्रायंगल से रिलेट किया जा सकता है, इक्विलेटरल से भी, स्केलीन से भी, आइसोसेलेस से भी, राइट एंगल से भी, सबसे रिलेट किया जा सकता है. देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन, लेट L बी the set of all lines in xy plane. xy plane में लाई करने वाली सभी लाइंस का ये सेट है. एंड R be the relation in L, and R be the relation in L defined as R is equals to, R is a set of all ordered pair L1, L2 such that L1 is parallel to L2 so that R is an equivalence relation, so that R is an equivalence relation. और ये भी बताना है कि find the set of all lines related to line, find the set of all lines related to the line y is equals to 2x plus 4. तो ये भी कहा गया है कि उन सभी लाइंस के बारे में बताओ जो इससे रिलेटेड हैं. तो सबसे पहले तो 14th क्वेश्चन में हम इसका इक्विवेलेंस रिलेशन एस्टेब्लिश करें और ये पता करें कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है. चलिए तो सबसे पहले L1 belongs to R. For every L1 belongs to L as L1 any line is parallel to self, any line is parallel to self. So relation is, इसलिए
ये संबंध रिफ्लेक्सिव हुआ। लेट L1 L2 बिलोंग्स टू R, जहाँ L1 L2 बिलोंग्स टू L हैं। Now this implies L1 is parallel to L2। भाई ये चीज़ हमने मान ली तो उससे ये बात अपने आप निकल के आ गई। तो L2 is parallel to L1, तो उसका उल्टा भी कहा जा सकता है कि L2 L1 के पैरेलल है। तो इससे ये कहा जा सकता है कि L2 L1 belongs to R। So relation is symmetric। क्यों सिमेट्रिक हो गया? क्योंकि इसके होने से इसका पाया जाना हुआ, उसका उल्टा भी है, तो इसलिए रिलेशन में सममितता है। तीसरी चीज, लेट, अब हम ट्रांजिटिविटी चेक करें। लेट L1 L2 और L2 L3 बिलोंग्स टू R, जहाँ L1 L2 L3 बिलोंग्स टू L, जहाँ ये L को बिलोंग करते हैं। तो इससे क्या इम्प्लाई होता है कि L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L3। तो इससे क्या इम्प्लाई होता है? अगर L1 लाइन L2 के पैरेलल है और L2 लाइन L3 के पैरेलल है, तो इससे ये पता चलता है कि L1 लाइन L3 के पैरेलल हुई। सो L1 इज पैरेलल टू L3, और इससे ये पता चलता है कि L1 L3 बिलोंग्स टू R, R के सदस्य हो गए। सो रिलेशन इज ट्रांजिटिव, इसलिए ये संबंध ट्रांजिटिव हुआ। एज रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, एज रिलेशन इज reflexive, symmetric and transitive, so it is equivalence relation। जिस रिलेशन में ये तीनों गुण पाए जाते हैं तो उस रिलेशन को क्या कहते हैं? इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब जरा देखें, कह रहा है कि ऐसी सारी लाइंस बताओ जो y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 के पैरेलल हो। तो अब जरा देख लीजिए कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, ये चीज होती है स्लोप। y इज इक्वल टू mx प्लस सी के बारे में सोचो, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, और ये होता है y एक्सिस का इंटरसेप्ट। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो ग्राफ बनाने में आप x को 0 पुट कर दो, तो 0 करने पे 0 4 आ जाएगा। 1 2 3 4, एक पॉइंट और ले लो, ये तो 0 4 आ गया। x को 0 किया तो y 4। अच्छा, x को 1 पुट करो, तो 1 पुट करोगे तो y 6, तो 1 और 6 ये आ गया, 1.16 हो गया। 1.04 और 1.16, तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी। और देख लो, जो y इंटरसेप्ट है 4 है कि नहीं? तो यहाँ अगर 4 है, हम अगर वही स्लोप रखें और इंटरसेप्ट बदलते चले जाए तो हमको सारी लाइन मिलती चली जाएगी। अगर आपसे कोई कहे y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 ड्रॉ करो, तो बस उसको स्लोप वही रखना और ये लाइन ड्रॉ कर देना। तो जहाँ ये लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 है, वहीं पे ये लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है, क्योंकि स्लोप तो बदला नहीं। स्लोप तो tan थीटा होता है ना, ये एंगल, तो स्लोप तो नहीं बदला, तो लाइन पैरेलल हो गई। स्लोप जब सेम रहेगा तो उन सभी लाइंस पैरेलल होंगी। अगर कोई कह दे y इज इक्वल टू 2x, तो इसी के पैरेलल ड्रॉ कर देना और बस स्लोप y इंटरसेप्ट 0 रख देना, तो हो गया y इज इक्वल टू 2x।
और कोई अगर आपसे ये कह दे कि y इज इक्वल टू 2x-3 तो उसकी भी सुविधा है, ये -3 से होके गुजार देना, y इज इक्वल टू 2x-3। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं, स्लोप वही रहेगा तो सारी लाइंस पैरेलल रहेंगी। तो अब हम इसका आंसर देते हैं कि y इज इक्वल टू 2x प्लस k, where k is constant, where k is some real number, कोई भी रियल नंबर यहाँ रख दो, ठीक है। is related to given line, is related to given line, y is equals to 2x plus 4। सो ये सेट ऑफ दिस लाइन, क्योंकि k की बहुत सारी वैल्यू रख सकते हो, तो न जाने कितनी लाइन से, कोई एक लाइन थोड़ी होगी इसके पैरेलल, पैरेलल बनाते चले जाओ। सो इट इज ए सेट ऑफ लाइंस, ठीक है। तो आप ये लिख लें, ए सेट ऑफ लाइंस y इज इक्वल टू दिस इज रिलेटेड टू दिस। क्यों रिलेटेड है? एज both are parallel to each other, as both are parallel to each other, क्योंकि दोनों का स्लोप सेम है इसीलिए दोनों लाइन पैरेलल हो गई। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 15 को पूरा न लिखते हुए हम बुक से देख लें। बुक में ये बात कही गई है कि एक रिलेशन है, तो ये दिया गया सेट में एक रिलेशन है और ये बताना है कि सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है कि ट्रांजिटिव है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्या है क्या नहीं है, ये सब बताना है। तो हम ये लिख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। लेट आर बी रिलेशन इन सेट, आर बी रिलेशन इन द सेट, क्या सेट है? 1 2 3 4 given by r is equals to 1 to 2 to 1 1 4 4 1 3 3 3 और 3 2, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो आपको पता करना है कि ये कैसा रिलेशन है। 1 2 3 4 है तो देखो 1 1 2 2 3 3 और 4 4 तो है। सो एज 1 1 2 2 3 3 और 4 4 belongs to R, so R is reflexive। अच्छा 1 2 है, 1 2 का उल्टा कहीं दिख रहा है क्या? 2 1, 1 2 का तो उल्टा नहीं दिख रहा है, तो रिलेशन में 1 2 इज देयर बट 2 1 इज नॉट देयर। 1 2 belongs to R but 2 1 does not belongs to R, so relation is not symmetric, इसलिए ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं हुआ, क्योंकि 1 2 तो है पर 2 1 नहीं है। तीसरी चीज देख लें कि अब देखें कि यहाँ पर 3 2 है, जैसे जो ट्रांजिटिविटी का केस बनता हो उसे देख लिया जाए। और 3 2 नाउ
ये दोनों लो, 1 3 और 3 2 लो, एक तो ये ले लो और एक ये ले लो। 1 3 3 2 बन रहा है, कनेक्टिंग है, और 1 2 है क्या? हाँ 1 2 भी है। सो 1 3 3 2 बिलोंग्स टू आर एज वेल, और साथ ही साथ 1 3 बिलोंग्स टू आर। सो रिलेशन इज ट्रांजिटिव। सो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, और बट नॉट सिमेट्रिक। तो बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन। लेट आर बी द रिलेशन in the set n given by R is a set of all ordered pair AB such that A is equals to B minus 2 and B is greater than 6, B 6 से बड़ा हो। चूज द करेक्ट आंसर। तो कौन इसका मेंबर होगा? चूज द करेक्ट आंसर। तो इसमें ए में कहा जा रहा है कि 2 4 बिलोंग्स टू आर, 2 4 आर का सदस्य होगा। बी कहता है कि 3 8 होगा, बिलोंग्स टू आर। सी कहता है कि 6 8 बिलोंग्स टू आर, जबकि डी कहता है 8 7 बिलोंग्स टू आर। तो इसको वर्बली समझा जा सकता है कि पहली बात को ए को 2 से कम, बी से 2 कम होना चाहिए। तो ये बात सही है कि यहाँ पे जो ए है वो बी से 2 कम है, ये तो गलत है। यहाँ पे तो ये नहीं है, ए को 2 कम होना चाहिए, बी में से 2 कम होना चाहिए ए को, लेकिन यहाँ तो बहुत ज़्यादा कम है। ये ज़रा देखो, ए तो यहाँ बड़ा हो गया, ये तो बिल्कुल गलत है। अच्छा अब हमारे दो आंसर हैं, यहाँ भी 2 कम है, यहाँ भी 2 कम है, लेकिन बी 6 से बड़ा होना चाहिए, बी है। तो यहाँ पर बी 6 से बड़ा नहीं है, ये तो बी 6 से छोटा है, 4 है ना, तो 6 से छोटा हो गया, बी को बड़ा होना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया। तो आपके 3 आंसर गलत हो गए, और आपका सही आंसर क्या रहा? योर करेक्ट आंसर इज सी। तो इस तरीके से हम लोग की जो एक्सरसाइज 1.1 है वो कंप्लीट हो गई। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 और फंक्शंस के बारे में जानेंगे। पहले बेसिक्स ऑफ फंक्शंस के बारे में जानेंगे और फिर उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 की ओर बढ़ेंगे। तो बच्चों इस क्लास के लिए इतना ही, इसके आगे हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। थैंक यू बच्चों।